हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। रंजना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सीडीपी का जो टॉपिक हमने करना है वो क्या है? स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं। टोटल कितनी अवस्थाएं उन्होंने दी है? 4 अवस्थाएं दी है। इसी कारण इसकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में बांटा है अपने सिद्धांत को। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था। इसकी एज लिमिट देखें तो बर्थ टू 2 इयर्स। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? सेंसर्स आर टीचर्स, यानी ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं बच्चे की यहाँ अध्यापक होती हैं। ज्ञान इंद्रियां हाथ, नाक, कान, इनसे वो सीखता है। किसी चीज को टच करता है तो उसे पता लगता है कि ये होठ है, बटन को टच करता है पता लगता है करंट है, तो दोबारा टच नहीं करता। कैसे सीखता है? सेंसेस से सीख रहा होता है। और क्या करता है इस स्टेज में? वो मोटर एक्टिविटीज करता है। कौन कौन सी मोटर एक्टिविटीज? यानी कि गत्यात्मक क्रियाएं, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज और फाइन मोटर एक्टिविटीज। स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं और सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं। स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जब आप क्या करते हैं? बिग मसल्स का यूज करते हैं। यानी आप क्या करोगे? यहाँ पे बिग मसल्स का यूज करोगे। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा है, मैंने कहाँ पकड़ा है? अपने हैंड में। तो मेरा शोल्डर और बाजू और हाथ मूव हो रहे हैं, तो क्या चीज है? ये ग्रोस मोटर एक्टिविटीज है। लेग्स भी मूव होती हैं यहाँ से वहां तक जाने में, तो ये बिग मसल यूज हो रही हैं। इसलिए जो हम कह सकते हैं जो स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं प्रयोग की जा रही हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जब हम क्या करते हैं? स्मॉल मसल का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखने वक्त क्या किया है? पेन को अपनी फिंगर्स में पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है? जो सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं हैं। और क्या करता है इस स्टेज में बच्चा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। यानी कोई भी चीज आप उसके सामने लाते हो, कोई टॉय लाते हो, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। थोड़ा दूर आप रखते हो, वो वहां तक जाता है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करता है। और क्या विशेषता है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। अगर बच्चा 8th मंथ तक नहीं पहुंचा, जैसे ये बर्थ से 2 ईयर की स्टेज है, 8th मंथ से पहले बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता। जैसे आप उसके सामने ऐसे दुपट्टे से फेस ढक लोगे तो वो रोने लग जाता है कि मेरी मदर या सिस्टर कहाँ गई। लेकिन जैसे वो 8th मंथ में पहुंच जाता है, आप ऐसे फेस पे दुपट्टा करोगे तो वो हटा देगा। उसे पता है कि दुपट्टे के पीछे आप हो। या कोई टॉय आप उसका छुपा देते हो, तो 8th मंथ से पहले उसको पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है उसके लिए। आंखों से ओझल तो दिमाग से भी ओझल। लेकिन जैसे ही वो 8th मंथ का हो जाता है, अब अगर आप उसका कोई टॉय छुपा देते हो तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता है कि आपने कहीं ना कहीं छुपाया होगा। तो इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। जब बच्चा 8th मंथ का हो जाता है तो उसमें ये एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, सहज क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रूटिंग, जैसे हिलना। आप किसी बच्चे को, छोटे को ऐसे टच करते हो तो वो स्माइल करता है, हिलता है। ग्रास्पिंग, पकड़ना। कोई भी चीज आप बच्चे के सामने ले जाओ, चाहे अपनी फिंगर ही ले जाओ, वो पकड़ लेता है ऐसे। तो रीचिंग, कोई टॉय थोड़ा सा उससे दूर करो या ऐसे उसको दिखाओ तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, पहुंचने की कोशिश करता है वहां तक। तो और क्या होता है? ब्लिंकिंग, जैसे आईज ऐसे कोई करता है तो आप आंखें ब्लिंक कर लेते हो अपनी। तो ये क्या है? सारी सहज क्रियाएं हैं। रूटिंग, ग्रास्पिंग, रीचिंग, इवन की हार्ट बीट भी आपकी। कुछ एक सहज क्रियाएं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं खत्म हो जाती हैं। जैसे अब कोई ऐसे करे तो आप जो है रूटिंग की आपकी ये चीज जो एबिलिटी है वो नहीं रहती। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं हार्ट बीट वगैरह, आंखों का ब्लिंक होना, ये हमारी थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। और क्या विशेषता है इसकी? डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है? आपने बच्चे के सामने उसको कुछ करके दिखाया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाई, अब आप प्रेजेंट नहीं हो, आपकी एब्सेंस में बच्चा सेम वैसे कर रहा है, तो वो क्या है? डेफर्ड इमिटेशन है। जैसे हम कह सकते हैं आपने बच्चे को बोट बनानी सिखाई, पेपर फोल्ड करना सिखाया, अब आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस में वो सेम वैसे कर रहा है।
आपने बच्चे के सामने फोन चलाया, अब आप अपना फोन रख के कहीं चले गए हो तो वो सेम वैसी ही एक्टिविटीज कर रहा है, तो ये क्या है, डेफर्ड इमिटेशन। देख के बिल्कुल वैसी ही नकल कर लेता है जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट भी नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ट्रायल एंड एरर। इस स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है, प्रयत्न और भूल से सीखता है। बैठते वक्त भी कितनी बार वो गिरता है, फिर बैठना सीखता है, ऐसे ही वो खड़े होना सीखता है, ऐसे ही वो चलना सीखता है। तो गिरता है, उठता है, फिर चलता है, तो ट्रायल एंड एरर से वो सीखता है। इस स्टेज में कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि सेंसर्स आर टीचर किस स्टेज की विशेषता है, तो किसकी है, सेंसरी मोटर स्टेज की। फिर आता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी एक्टिविटीज जो है बच्चा अप्लाई करता है, तो ग्रोस मोटर एक्टिविटीज करता है वो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में पाया जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सी स्टेज में होते हैं, तो सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं। तो ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है जी, जो मैंने नहीं बोले वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, डेफर्ड इमिटेशन या ट्रायल एंड एरर। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री का मतलब क्या होता है, पूर्व, ऑपरेशनल का मतलब लॉजिक, लॉजिक के पहले की अवस्था। एज लिमिट कितनी है, 2 to 7 ईयर्स। इस स्टेज को दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर दिया है पियाजे ने, एक है प्री कॉन्सेप्चुअल, अवधारणा के पहले की अवस्था, एक है इंट्यूटिव फेज, यानी जो आप अपनी इंट्यूशन से कुछ जो रीजंस देते हो। तो इनका टाइम पीरियड देखें, प्री कॉन्सेप्चुअल का 2 to 4 है, इंट्यूटिव फेज का 4 to 7 है। तो पहले हम प्री कॉन्सेप्चुअल फेज की बात करेंगे, यानी अवधारणा से पूर्व की अवस्था। इसमें क्या क्या होता है, लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। भाषा का विकास किस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो तो वो लगाना है, ये दिया हो प्री कॉन्सेप्चुअल फेज तो ये लगाना है। हाँ जी, और क्या होता है, बच्चे में ईगो सेंट्रिक पाया जाता है, वो अपने आप को सेंटर में रखता है, उसे लगता है कि सारा कुछ उसके लिए ही हो रहा है, ये मेरे ही पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर के नहीं है, या मेरे ही ग्रैंड पेरेंट्स है, सारा कुछ उसे लगता है दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए ही हो रहा है। इवन कि उसे लगता है सन मून भी मेरे लिए ही आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, यानी सिंबल्स के रूप में वो अपने हाव भाव को प्रेजेंट करता है। जैसे उसने कार्टून देखे, फिर वो सेम उसी तरह से एक्टिंग करता है, या अपने टॉयज ले लेता है, उनकी वैसे ही फाइट करवाता है। इवन उसे टॉयज नहीं भी मिले तो उसने 2 पेन उठा लिए और 2 पेन की इस तरह से आपस में फाइट करा रहा है, उसको उसने कोई ना कोई करैक्टर मान लिया है। तो ये क्या है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। इवन कि आपने कोई इमेज बच्चे को दिखाई, उसके बाद उसके माइंड में उसकी इमेज बन जाती है। जैसे आपने एक बारी कैट दिखा दी तो उसके माइंड में कैट की इमेज बन गई है, तो ये भी इसी स्टेज की विशेषता है। और क्या पाया जाता है इसमें, एनिमिज्म पाया जाता है, जीववाद। जीववाद क्या चीज है, जो नॉन लिविंग को भी लिविंग समझना, निर्जीव को संजीव समझना। जैसे छोटा बच्चा गिर जाता है, वो तब तक चुप नहीं होता जब तक आप फर्श को या टेबल को जिससे उसे चोट लगी थी मारते नहीं हो। तो उसे लगता है कि जैसे मुझे पेन हो रही थी अब इनको भी पेन हो रही है, तो वो चुप हो जाता है। इवन की इसकी और एग्जाम्पल हो सकती है, छोटे बच्चे जैसे अपने टेडी या डोल को एक लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनको खिलाना पिलाना नहलाना, तो ये एनिमिज्म की साथ डील करता है। और इस स्टेज की क्या विशेषता है, इमिटेशन, नकल करता है बच्चा, जैसे आप करोगे वैसे ही वो करेगा। जैसे हम बच्चों को पोएम्स वगैरह काउंटिंग वगैरह सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, तो ये इमिटेशन से वो सीखता है, नकल से सीखता है। और इस स्टेज की क्या विशेषता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, दो ऐसे कॉन्सेप्ट में रिलेशन बताना जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता, यानी इलॉजिकली जो बेतुकी बातें करनी, उसके पास लॉजिक नहीं होता, इसलिए वो ऐसे बेतुके तर्क देता है। जैसे मान लो बच्चा स्टेशन पे खड़ा है, डॉग निकला जैसे ही वैसे ही ट्रेन आ गई, तो उसे क्या लगता है जब जब डॉग जाएगा तब तब ट्रेन आएगी। तो ये क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इलॉजिकली जो वो बातें रिलेट कर लेता है आपस में।
फिर क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी उसके हम कह सकते हैं अवधारणाएं जो होती हैं वो अपूर्ण होती हैं। जैसे वो क्या करता है, सभी जो उसे मेल हैं वो पापा लगते हैं, सभी फीमेल उसे मम्मी लगती हैं, वो इस तरह से बुलाता है, चाहे चाचू है चाहे ताऊ है, सबको पापा बुला रहा है। यहाँ पे क्या है, उसकी अवधारणाएं पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है इंट्यूटिव फेज। इंट्यूटिव फेज में क्या होएगा, अब उसने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, अब उसे पता लग गया ये ताऊ है, ये चाचू है, ये पापा है, ये मम्मी है। तो लेकिन जो वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, इंट्यूशन उसकी, लॉजिक उसे अभी भी नहीं पता होता, थिंकिंग उसकी लॉजिकल नहीं हुई होती। जैसे उसे पता लगता है कि ये एप्पल, बनाना, ये सारे ग्रेप्स या क्या है, फ्रूट्स हैं, लेकिन उसको इसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता कि इनका जो शेप साइज डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, उसे वो कुछ नहीं पता, थिंकिंग उसकी लॉजिकल अभी भी नहीं हुई है। और इस स्टेज में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, रिवर्सेबिलिटी। रिवर्सेबिलिटी किस स्टेज में पाई जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये आए तो ये बताना है, अगर उसमें आगे ये लिखा हो कि प्री ऑपरेशनल के इंट्यूटिव फेज में पाया जाता है तो आप ये रिप्लाई करोगे। रिवर्सेबिलिटी क्या होता है, पलटावी का गुण, यानी एक बच्चा है उसे पता है, यानी एक लड़का है उसे पता है कि ये मेरी सिस्टर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैं भी इसका भाई लगता हूँ। समझ गए, रिवर्स तो नहीं सोच पाता वो। जैसे उसे पता है कि पानी को फ्रिज में रखते हैं तो आइस बन जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आइस से भी पानी बन सकता है। तो ये क्या है, रिवर्सेबिलिटी। उसे 1 to 10 काउंटिंग आती है, लेकिन 10 to 1 उसे नहीं पता। तो ये रिवर्सेबिलिटी है, पलटावी का गुण उसमें नहीं पाया जाता। और क्या होता है, इस स्टेज में उसकी ईगो थोड़ी डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि अब वो स्कूल चला गया है, तो स्कूल में जाके दूसरे बच्चों के साथ बेंच पे बैठना, शेयर करना, तो उसे अब वो खुद को सेंटर नहीं समझता, दूसरे बच्चों के साथ भी एडजस्ट करना सीखता है। और इसमें क्या पाया जाता है, अभी कंजर्वेशन भी नहीं पाया जाता, यानी इसकी भी एब्सेंस होती है, संरक्षण का गुण, कि वो एक ही चीज को देखता है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, सेंट्रेशन आप बोल सकते हो इसको, सेंट्रेशन, यानी वो एक ही चीज पे फोकस करता है, सेंट्रेशन, एक ही चीज पर फोकस करना। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक चौड़ा ग्लास है हमारे पास, ब्रॉड, और एक जो हमारे पास जो लॉन्ग मैंने गिलास बनाया हुआ है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क है, लेकिन छोटे बच्चे से अगर हम पूछें कि आप कौन सा लोगे तो वो इस वाले को प्रेफर करेगा, उसे क्या लगता है इसमें जो है कम मिल्क है। तो ये कौन सी एबिलिटी है, कंजर्वेशन की एबिलिटी, जो उसमें अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही पक्ष, सेंट्रेशन, यानी सिर्फ हाइट पर ही फोकस कर रहा है, उसे बाकी जो हम कह सकते हैं ब्रेड्थ, जैसे लंबाई चौड़ाई, जो वो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देख पाता। नेक्स्ट क्या चीज है, एब्सेंस ऑफ एनिमिज्म। अब उसमें जो जीववाद है वो भी थोड़ा खत्म होने लग जाता है। अब वो अपने टॉयज को जो है लिविंग नहीं समझता, उसे लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क पता लगने लग जाता है। जो चीजें नहीं डेवलप होती यहाँ पे वो कौन सी हैं, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने, प्याजे की थ्योरी की स्टेजेस की हैं। पहली है सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर्स। क्या विशेषताएं हैं, बच्चा अपनी सेंसेस से सीखेगा। कौन सी एक्टिविटी करता है इस स्टेज में बच्चा, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज करता है। ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो रोएगा तो पूरे अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करता है रोने में, जो भी उसे चाहिए उसको वो कैसे एक्सप्रेस करता है, रो कर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा, डेफर्ड इमिटेशन होएगी और ट्रायल एंड एरर से सीखेगा। प्री ऑपरेशनल लॉजिक के पहले की अवस्था 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव फेज। प्री कंसेप्चुअल 2 to 4 ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, भाषा विकसित हो जाएगी, बच्चे की अवधारणाएं बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ईगो सेंट्रिक पाया होगा उसमें, सिंबल से एक्सप्रेस करेगा, एनिमिज्म पाया जाएगा, इमिटेशन होगी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगी उसमें, बेतुके तर्क देगा, उसके कंसेप्ट जो है अधूरे होंगे।
फिर इंट्यूटिव फेज में क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देगा, कंसेप्ट थोड़े डेवलप हो जाएंगे उसके, लेकिन थिंकिंग अभी भी लॉजिकल नहीं होएगी। रिवर्सिबिलिटी का जो वो एबिलिटी उसमें नहीं पाई जाएगी, ईगो डिक्रीज हो जाएगी, कंजर्वेशन की भी एब्सेंस होएगी, एनिमिज्म भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और सेंट्रेशन एक ही तरफ वो ध्यान दे पाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप रंजना क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे प्याजे की स्टेजेस हम इसी तरह से करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।